स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं अगले हफ्ते की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। इस शो में हम आपको देंगे पूरे हफ्ते बाजार किस तरह का रहा उसका पूरा ब्यौरा और इस आधार पर अगले हफ्ते कहां पर नजर रखनी है इंडेक्स स्तरों पर और इसके साथ ही सेक्टर वाइज आपको किस सेक्टर पर नजर रखनी है, फोकस करना है, रणनीति बनानी है, यह भी बताएंगे और आपके कुछ चुनिंदा सवालों को भी शामिल करेंगे। चलिए तो सबसे पहले मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ आज दो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। जियोजीत फाइनेंशियल्स के गौरांग शाह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरांग जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला भी हमारे साथ हैं। लक्ष्मीकांत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो इस हफ्ते जरा बाजार पर एक निगाह डाल लेते हैं। तो अगर इंडेक्स पर एक रोशनी डालेंगे आप तो आप पाएंगे कि निफ्टी ने जिस तरह का दबाव देखा है इस पूरे हफ्ते उसने नेगेटिव रिटर्न इन 5 दिनों में दिया है। जी हां, लगभग 2.5% का नेगेटिव रिटर्न निफ्टी से जो है वो नजर आया है। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां का जो दबाव है वो तो क्या ही कहने, 4.5% का नेगेटिव रिटर्न बैंक निफ्टी में। मिड कैप उससे एक कदम और आगे, लगभग 5.6% का नेगेटिव रिटर्न यहां देखने को मिला है और निफ्टी स्मॉल कैप 2 कदम और आगे, लगभग 7.25% का नेगेटिव रिटर्न यहां पर देखने को मिला है। अब अगर हम सेक्टर्स की बात करें और उनके परफॉर्मेंस की बात करें तो इस हफ्ते निफ्टी आईटी ने, और जाहिर सी बात है दिग्गजों के दम पे पॉजिटिव रिटर्न दिया। 2% से ज्यादा का रिटर्न यहां पर निफ्टी आईटी में देखने को मिला। निफ्टी पीएसयू बैंक, चूंकि प्रेशर पूरा बैंकिंग सेक्टर पर था तो पीएसयू बैंक का लगभग 8% का यहां पर हमें नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला। निफ्टी रियल्टी में भी लगभग 7.25% का नेगेटिव रिटर्न दिया। तो निफ्टी एनर्जी यहां पर भी लगभग 6% का नेगेटिव रिटर्न नजर आया। निफ्टी मेटल में नेगेटिव रिटर्न था, यहां भी 5.25%। ऑटो देख लीजिए 4% का नेगेटिव रिटर्न। निफ्टी फार्मा लगभग 4.25% का नेगेटिव रिटर्न और निफ्टी एफएमसीजी लगभग 1% से ज्यादा का नेगेटिव रिटर्न हमें देखने को मिला। तो ये था बाजार का पूरा हाल जो आपने जाना। और इन सब के बीच में सबसे पहले लक्ष्मीकांत जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। बाजार एक तरह का कॉन्फिडेंस नहीं ला रहा है और बाजार लगातार जिस तरह से जो रिकवरी भी आ रही है वो भी अगले कुछ घंटों में खोती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अगले हफ्ते जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे, बहुत सी और रिजल्ट्स भी हमें आने वाले वक्त में देखने को मिलेंगे। इन सबको अगर निगाह में रखें, इन सब बातों को मद्देनजर रखें तो क्या रणनीति रखनी चाहिए? नमस्कार प्रशांत जी। और मार्केट का जैसा हाल आपने बताया वैसा ही हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अपने की साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे सस्टेन कर रहा है। ऑलरेडी यहाँ पर इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट दे चुका है। अगर हम वीकली के चार्ट्स पे नजर डालें तो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अगर निफ्टी आने वाले समय में अपने नवंबर नवंबर मंथ के लो के नीचे अगर सस्टेन करता है, जो कि 23,260 के आसपास आ रहे हैं, तब हमें फिर वहां से जो नेक्स्ट डाउन साइड के लेवल्स हैं वो 22,800 तक के भी दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो काफी बेरिश बना हुआ है। मार्केट को अगर ऊपर आना है तो देन 23,800 से लेकर 23,900 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन होना होगा। जब तक एक वीकली क्लोजिंग 23,900 के ऊपर नहीं आती है, तब तक मार्केट में ये जो नेगेटिव सेंटिमेंट है वो बने रहेंगे। और अगर एक डेली क्लोज 23,260 के नीचे हो जाता है तो वहां पर हमें एक वीकली जो वीकली पैटर्न का डिसेंडिंग ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, उसके नीचे अगर फिसलता है देन आफ्टर हमें फर्दर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी ऑलरेडी इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग ब्रेकडाउन दे चुका है और ऑलरेडी जो एक्सपेक्टेड जो उसका डाउनसाइड का मूव था उसको कवर कर लिया है। और अभी भी वो अपने जो जहां से हमें ब्रेकडाउन मिला था उसके नीचे काफी नीचे सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ से लगता है कि फर्दर एक सेलिंग प्रेशर बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकता है। जो अपकमिंग सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं वो बैंक निफ्टी में 48,400 के आसपास दिखाई दे रहे हैं। उसके नीचे फिसलता है देन 47,800 के भी लेवल्स हमें आने वाले समय में दिखाई दे सकते हैं। अगर हम रेशियो चार्ट का भी रेशियो चार्ट अगर देखते हैं बैंक निफ्टी वर्सेस निफ्टी, वहां पर भी हमें ब्रेकडाउन देखने को मिले हैं, जो कि ये दर्शाता है कि आने वाले समय में बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर सकता है बेंचमार्क इंडेक्स को भी। सो ओवरऑल जो चार्ट पैटर्न है वो काफी वीक दिखाई दे रहे हैं।
हालांकि अगर हम सेक्टोरियल इंडाइसेस पे नजर डालते हैं तो वहां पर जैसे निफ्टी आईटी हो गया, निफ्टी एफएमसीजी हो गया, वहां पर हमें थोड़ी बहुत गुंजाइश दिख रही है, जहां पर हम लॉन्ग पोजीशन आने वाले समय में क्रिएट कर सकते हैं। गौरांग सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आज अगर हम बाजार को देखें तो उसमें ऊपर से लेकर नीचे तक अगर निफ्टी के गेनर्स की देखें तो टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, विप्रो, इन्फोसिस, ये 5 दिग्गज आईटी स्टॉक्स में जो है वो तेजी नजर आई। कल हम चर्चा भी अपने शो में कर रहे थे और ये बात हो रही थी कि आमतौर पे दिग्गज जो आईटी शेयर्स हैं उनमें रिजल्ट का वेट कर लेना चाहिए, उसके बाद के एक्शन को हमको कहीं ना कहीं उस हिसाब से रणनीति को आगे बढ़ाना चाहिए। हमें बताइए, दिग्गज आईटी शेयरों में और आईटी सेक्टर को लेकर आपका क्या नजरिया बन रहा है अगले हफ्ते के लिहाज से? प्रशांत भाई, आपका सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। आईटी क्षेत्र को लेकर के काफी लंबे समय से हमारी कंपनी जो है जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज, और हमने भी कई बार हमारे ही चैनल ईटी नाउ स्वदेश पर खरीदारी की राय रखी थी। 2-3 साल पहले आपको याद होगा प्रशांत भाई, सभी लोग आपको आईटी क्षेत्र से दूर रहने की हिदायत दे रहे थे, राय दे रहे थे, क्योंकि परिस्थितियां कुछ ऐसी थी, माहौल बहुत ही मुश्किल था विदेशों में, जहां पर ज्यादातर ये कंपनियां कामकाज करती हैं और उनकी आय और जो शुद्ध मुनाफा है उसमें बड़ा योगदान आता है। लेकिन परिस्थितियां थी वहां तब, हम बिल्कुल इसका इनकार नहीं करते। लेकिन हमने तभी भरोसा ये भी जताया था कि ये जो तकलीफ है, मुश्किलें है, कठिनाइयां हैं, ये सिर्फ छोटी मध्यम अवधि के लिए है। आने वाले समय में जिस प्रकार से आईटी का योगदान, आप कंपनी की बात छोड़िए प्रशांत भाई, आप रोजमर्रा की जिंदगी जो हम जीते हैं वहां पर भी हम आईटी का ही प्रयोग करते हैं, और महामारी के बाद तो हमारा डेटा का इस्तेमाल भी कुछ ज्यादा हो गया है, और उसी तरीके से योगदान हमें टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी को देना पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो परिवर्तन हो रहा है, ये हमें लग रहा है कि अब आपको मात्र सिर्फ इस तीसरी तिमाही में नहीं, चौथी तिमाही में, और ये जो नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा 1 अप्रैल 2025 से, वहां पर भी आपको आता हुआ दिखेगा। सभी दिग्गज कुछ मझौली और कुछ छोटी मझौली जो आईटी क्षेत्र की कंपनियां हैं, वहां पर हमारी निरंतर खरीदारी की राय है। और अगर टीसीएस ने इस प्रकार के आंकड़े जो कल हमने देखे हैं बाजार के बंद, अगर आंकड़े इस प्रकार के लेके आए हैं, तो हम एक अनुमान और उम्मीद दोनों बना करके चल सकते हैं कि आईटी क्षेत्र की जो बाकी कंपनियां हैं वहां पर भी नतीजे अच्छे आने चाहिए। विप्रो पे मुझे थोड़ा बहुत संदेह है, क्योंकि वहां पर निराशा जो है नतीजों को लेकर के वो कुछ ज्यादा है। तो ओवरऑल आईटी क्षेत्र पर बुलिश नज़रिया और एक मजबूत सेक्टर और दम दिखता है जब खास तौर पे नतीजे बहुत ही शानदार आते हैं। चलिए, आपके कुछ सवालों को भी शामिल करते हैं। कई सारे दर्शक हमें कमेंट बॉक्स में कह रहे थे कि जो अगले हफ्ते की तैयारी है उस दिन हम क्वेश्चंस नहीं शामिल करते हैं, तो हमने कुछ चुनिंदा जो हैं सवाल अगले हफ्ते की तैयारी शो में भी शामिल किया है। जियो फिनांस पे संदीप हमारे एक दर्शक हैं यूट्यूब पर, इन्होंने सवाल पूछा है। 351 यानी 350 के स्तर पे इन्होंने खरीदारी की है, थोड़ा ऊपरी स्तरों की इनकी खरीदारी है। बताएं लक्ष्मीकांत जी, क्या नजरिया बन रहा है 350-51 के आसपास की खरीदारी जियो फाइनेंशियल में? कि जियो फाइनेंस ऑलरेडी अपने प्रीवियस स्विंग लो से ब्रेक डाउन दे चुका है। आज भी यहाँ पर लगभग 3% की गिरावट देखने को मिली है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर डेली डेली और वीकली दोनों ही स्केल्स पर यहाँ पर हमें ब्रेक डाउन देखने को मिले हैं। तो फर्दर एक्सपेक्टेड यही है कि आने वाले टाइम में भी इसमें सेलिंग प्रेशर बन सकता है। अभी जो सपोर्ट यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 265 के आसपास, और जो रेजिस्टेंस है वो दिखाई दे रहा है 310 के आसपास। तो जब तक ये जियो फाइनेंस 310 के लेवल के नीचे सस्टेन करता है तब तक इसमें सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। और अगर करंट स्विंग लो है जो इमीडिएट जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है 280, तो अगर उसको तोड़ता है तो वहां से हमें 265 से लेकर 260 के लोअर लेवल्स भी नजर आ रहे हैं जियो फाइनेंस में। ठीक है, तो स्तरों का विशेष रूप से ध्यान रखिए, उस हिसाब से जियो फाइनेंस में रणनीति बनाइए। अगले जो हमारे दर्शक हैं रवि हैं पटना बिहार से, इन्होंने अपना सवाल पूछा है। बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर राय जानना चाहते हैं। अच्छे स्तरों पर इन्होंने खरीदारी की हुई है, 118 के भाव पे लॉन्ग टर्म का नजरिया चाहते हैं। गौरांग सर बताएं, बीईएल पे क्या नजरिया लॉन्ग टर्म के हिसाब से? जान भाई, ये इस शेयर पे भी काफी समय से हमने खरीदारी की राय दी है, और आज के तारीख में भी हमारी खरीदारी की राय बरकरार है।
सबसे महफूज बात अगर जो मुझे नजर आती है इस सौदे में प्रशांत भाई, वो है खरीद का स्तर। फिर ये आप देखिए, अगर आपने अच्छी कंपनी में काफी निचले स्तर पर खरीद किया हो और आप लंबी अवधि की विचारधारा रखते हैं, तो मेरे ख्याल से ये जो आजकल हम गिरावट देख रहे हैं, इस प्रकार की गिरावट को देख करके आपको किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। आपको आपका विश्वास दृढ़ता से बना करके रखना चाहिए। सरकारी कंपनी है, रक्षा क्षेत्र से काफी बड़े बड़े ऑर्डर इस कंपनी को मिले हैं और आने वाले भविष्य में भी निरंतर इनको ऑर्डर मिलते जाएंगे। स्थानीय मार्केट में तो सप्लाई करती हैं, लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट भी अब एक बहुत बड़ा मौका उभर करके आ रहा है रक्षा कंपनियों के लिए, खास करके भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। फिलहाल जो हमने लक्ष्य बनाए वो करीबन 335 के आसपास के हैं, जो कि बहुत ही साधारण है। अगर नतीजे अच्छे आए, जो कि हमें उम्मीद आएंगे, तो इस लक्ष्यांक में परिवर्तन करेंगे। है राय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर आपको मिलती हुई। टाटा स्टील पर ओम हमारे एक दर्शक हैं, इनका सवाल है और इनकी बाइंग 168 की है, थोड़ा ऊपरी स्तरों की इनकी बाइंग है टाटा स्टील पे। यहाँ पर इनको 12,000 के ऊपर का नुकसान होता हुआ। बताएं लक्ष्मीकांत जी, टाटा स्टील क्या करना चाहिए? ये टाटा स्टील में भी कई दिनों से दबाव बना हुआ है। हालांकि अब ये टाटा स्टील अपने करंट जो 200 वीक मूविंग एवरेजेस है उसको रिटेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है, जो कि है 125 के आसपास। तो मुझे लगता है कि वहां पर एक स्टेबिलिटी दिखाई देनी चाहिए अराउंड द लेवल्स ऑफ 125 से लेकर 120 के जोन पर। अगर ये स्टॉक इसको डिफेंड कर ले जाता है तो वहां से हमें एक पुल बैक आता हुआ नजर आ रहा है टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 137 टू 140। बट उसके लिए सबसे जरूरी ये है कि ये 125 से लेकर जो 120 का जोन है, जहां पे 200 वीक मूविंग एवरेजेस चार्ट्स पे दिखाई दे रहे हैं, उसको डिफेंड करे। अगर उसको डिफेंड नहीं कर पाता है तो इसमें फर्दर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, जो कि इस स्टॉक को पुश करेगा 110 के लेवल तक। तो जो अहम सपोर्ट है वो है 120 से लेकर 125 के जोन का। अगर उसको प्रोटेक्ट करता है तभी हमें पुल बैक देखने को मिलेगा टाटा स्टील में। राय टाटा स्टील पर आपको मिलती हुई। अगले जो दर्शक हैं कैलाश सुंदरिया हैं जयपुर से। 1540 के भाव पे इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज में खरीदारी की हुई है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। गौरांग सर बताइए क्या रणनीति रखी जाए? 1500 में खरीदा तो आपको 1250 में क्यों नहीं अच्छा लगता है, ये मेरा प्रश्न है, अगर आपका निवेश लंबी अवधि का है प्रशांत भाई। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना प्रशांत भाई, कि आपने एक अच्छी कंपनी में भले आपने ऊपरी स्तर पर निवेश कर लिया, लेकिन जब फिर बाजार नीचे आता है और फिर ये शेयर के दाम नीचे आता है ना, तो आपको मेरे ख्याल से दाम पर ध्यान कम और काम पर ध्यान ज्यादा देना चाहिए। और दूसरी बात को अगर मैं पकड़ करके आगे बढ़ता हूं, तो मेरे ख्याल से संख्या इनके पास मात्र 50 शेयर है। अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है तो 1240 1250 जहां पर भी आज बंद मिला है, मेरे ख्याल से ये स्तर काफी महफूज है। अगर आप नया जोड़ना चाहते हैं तो निश्चिंत होकर के जोड़ सकते हैं। फिलहाल लक्ष्यांक करीबन 1500 के पार के हैं, लेकिन तीसरी तिमाही के नतीजों का सिलसिला शुरू हो चुका है प्रशांत भाई। अगर नतीजे अच्छे आए तो इसमें भी परिवर्तन करेंगे। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई। गौरांग सर, एक और क्षेत्र पर अगर हम चर्चा खास तौर पे करना चाहें, और जो आपको लगता है कि लंबी अवधि के लिहाज से, क्योंकि अगले हफ्ते की तैयारी में हम कोशिश यही करते हैं कि ज़रा सेक्टर स्कैन भी करें, तो आप बताइए वो कौन सा आपका पसंदीदा क्षेत्र है जहां पर लोगों को, आम निवेशकों को नज़र रखनी चाहिए लंबी अवधि के हिसाब से? मेरी सूची और मेरा पिटारा तो बहुत बड़ा है। इस प्रकार की गिरावट जब आती है प्रशांत भाई, तो मैं तो मतलब बाग बाग हो जाता है दिल, क्या खरीदे क्या नहीं खरीदे ये प्रश्न हो जाता है। लेकिन क्योंकि आपने क्षेत्र के ऊपर प्रश्न पूछा है, तो मैं मेरी टिप्पणियां क्षेत्र तक ही सीमित रखूंगा। तो मुझे लग रहा है कि रक्षा क्षेत्र और ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र, जब मैं ऊर्जा उत्पादन की बात करता हूं तो ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा वितरीकरण और ऊर्जा उपकरण, ये तीनों का समीकरण आपको ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल, तो रक्षा क्षेत्र हो, ऊर्जा और ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र हो, आईटी पर तो बुलिश नजरिया बता ही दिया, तो तमाम ये क्षेत्र हैं जो इस गिरावट में आपको निगाह रखनी है, और वहां पर जो दिग्गज स्टॉक हैं, क्वालिटी स्टॉक्स हैं, उनमें आपको रणनीति बनाकर चलनी है, और हम पूरे दिन इस तरह की रणनीति आपके सामने लेकर आते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और लेकर आते हैं वीआईपी शेयर्स। लक्ष्मीकांत जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताइए आपकी पिक कौन सी है? सबसे पहले जो मेरा रिकमेंडेशन है वो निफ्टी आईटी के क्षेत्र से ही है।
जो कि है इन्फोसिस। इन्फोसिस में मुझे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला है डेली के चार्ट्स पर, और यहाँ पर एक बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक फॉर्मेशन भी बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है करंट लेवल्स पे इसको बाय करके चलना चाहिए। अगर हम वीकली चार्ट्स भी देखें तो यहाँ पर इसने अच्छा सपोर्ट लिया है 20 वीक मूविंग एवरेज से, वहां पे एक हैमर काइंड ऑफ फॉर्मेशन भी बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है इन्फोसिस का। और जिस तरीके से जो अनुमानित नतीजे आए टीसीएस के, तो उसके द्वारा हमें और कंफर्मेशन मिलता है कि आने वाले समय में इन्फोसिस में तेजी बनी रहेगी। तो इसको हम करंट लेवल्स पे भी बाय कर सकते हैं अराउंड द जोन ऑफ 1965 टू 1970 के आसपास को बाय करना है। इसमें जो हमारे एक्सपेक्टेड टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं अराउंड द लेवल्स ऑफ 2080, और इसमें स्टॉप लॉस हमें मेंटेन रखना है 1915 का। दूसरा जो रिकमेंडेशन है वो भारतीय एयरटेल का है। भारतीय एयरटेल में भी मतलब हमने निफ्टी में इतना बड़ा करेक्शन देख लिया, परंतु इस स्टॉक के जो लोअर लेवल्स हैं अभी भी इंटेक्ट है, और यहाँ पर हमें एक स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय एयरटेल में काफी फर्म बेस बनाया है इसने अपने निचले स्तर पर। तो लगता है कि कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हमें आने वाले समय में मिल सकता है। तो यहाँ पर हमें अगर हम इंडिकेटर ऑसिलेटर की बात करें, वहां पे भी बुलिश क्रॉसओवर दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल स्ट्रेंथ शो करता है भारतीय एयरटेल। तो लगता है कि यहाँ से भी हमें अच्छे खासे अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। जो हमारा जो लक्ष्य है वो है अराउंड 1710 का, और हमें 1560 के स्टॉप लॉस मेंटेन करने हैं भारतीय एयरटेल में। बिल्कुल। गौरांग सर, मेरे पास समय कम है, जरा संक्षेप में बताएं कि आज आपकी कॉल क्या है। तो आईटी क्षेत्र से छोटी मझौली कंपनी है सायंत लिमिटेड। आपने प्रश्न भी पूछा था आईटी क्षेत्र के ऊपर। सायंत लिमिटेड पर 2065 का लक्ष्यांक है लंबी अवधि के लिए। और दूसरी कंपनी है नॉन लाइफ जनरल इंश्योरेंस से जुड़ी हुई कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। 2330 के लक्ष्यांक है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे गौरांग सर और लक्ष्मीकांत जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। फिलहाल अगले हफ्ते की तैयारी में मेरे साथ इतना ही। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।